नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। पॉइंट फर्स्ट इसमें है वो है उदारवादी आग्रह। गोखले ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण और आग्रह पनप रहे थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रानाडे आदि भारतीय उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे। गोखले ने इसी उदारवादी परंपराओं को आगे बढ़ाया। उदारवादी मूल्यों, जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समता व न्याय में गोखले की गहरी आस्था थी। यह उनके उदारवादी आग्रहों का सहज परिणाम था कि वे भारत की जनता में इन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे ताकि वह कालांतर में आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक उपयोग कर सके। साथ ही वे ब्रिटिश शासन से यह अपेक्षा करते थे कि वह उन उच्चतर मूल्यों को भारतीय शासन व्यवस्था में लागू करे। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण। अपने गुरु रानाडे की भांति गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन भारतीय के लिए एक दिव्य वरदान था। वे यह स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को क्रमशः भारत में अपनाए जाने पर बल देते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा कालांतर में भारतीय शासन और प्रशासन का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के नैतिक प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए गोखले ने लिखा है, इस शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे। वे भारत की जनता की इस प्रकार से सहायता करना चाहते थे कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सके और कालांतर में उच्चतर पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप स्वयं अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके। गोखले संकीर्ण साम्राज्यवाद और जातिगत अहंकार के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट, नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का विरोध। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की अधिकारवादी भूमिका के घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से उत्तरदायी थी। उनका मत था कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण ही भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित हो रही थी। गोखले ने प्रशासन के विद्यमान अधिकारी तंत्रीय स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकाधिक उदार बनाया जाना उचित माना ताकि प्रशासन में भारतीय जनता को सार्थक भागीदारी दी जा सके। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद। गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध नहीं करता था, अपितु वह उनके राजनीतिक यथार्थवाद का द्योतक था। महान राष्ट्रवादी होने के नाते वे ब्रिटिश शासन के समर्थक होते हुए भी भारतीय जनता के स्वाभिमान के प्रखर प्रवक्ता थे। वे भारत ब्रिटिश संपर्क को गरिमापूर्ण समानता के आधार पर कायम रखने के पक्षधर थे। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका भक्ति भाव आत्मसम्मान रहित समर्पण का भाव नहीं था। ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी भक्ति आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित थी।
उनकी राष्ट्रीयता की धारणा अतीत के प्रति भावुक समर्पण पर नहीं अपितु भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य की आशा पर आधारित थी जिसमें कि जनता को सर्वांगीण उन्नति के अवसर प्राप्त हो और वह दुनिया के किसी भी दूसरे देश की जनता के समान स्तर पर आत्मविश्वास पूर्वक राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो जाए। गोखले की राष्ट्रीयता में संकीर्णता के लिए स्थान नहीं था। नेक्स्ट, स्वशासन की धारणा। गोखले की स्वशासन की परिकल्पना में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। वे इसी को उचित भी मानते थे और व्यवहारिक भी कि साम्राज्य के अधीन ही एक सम्मानित देश के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित किया जाए। इसी दृष्टि से उनके स्वशासन की धारणा का लक्ष्य साम्राज्य के अधीन स्वशासन तक सीमित था। नेक्स्ट, क्रमिक सुधारों में विश्वास। गोखले आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति तात्कालिक उद्घोषणा द्वारा नहीं अपितु क्रमिक सुधारों के द्वारा ही हो सकती है। वे क्रमिक सुधारों और उनके साथ साथ होने वाले जनता के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण को भारत के स्वर्णिम भविष्य को सुदृढ़ नींव बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, संवैधानिक साधनों में विश्वास। गोखले राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को ही अपनाए जाने पर बल देते थे। संवैधानिक साधनों की गोखले द्वारा की गई परिभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सार्थ इसमें हिंसा और बल प्रयोग के साधनों के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम का निषेध नहीं था। व्यवहार में गोखले ने ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन की जो शैली अपनाई उसमें आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना आदि सम्मिलित थे। आंदोलन की इस शैली के प्रति गोखले की आस्था के नैतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष महत्वपूर्ण थे। आंदोलन की उनकी शैली के नैतिक पक्ष को इंगित करते हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले का आस्था का व्यवहारिक पक्ष यह था कि वे यह समझते थे कि हिंसक साधनों को अपनाने अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने से केवल घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध ही पनप सकता था। भारतीय जनता उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिकार कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी का समर्थन किंतु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का विरोध। गोखले स्वभावतः रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे। स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। उनके लिए स्वदेशी एक आर्थिक शस्त्र नहीं था अपितु उसमें जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति निहित थी। वे स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से भी सहमत थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही भारतीयों में ऐसी भावना भी जागृत होगी कि वे एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहयोग करें। स्वदेशी को व्यवहार में अपनाए जाने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गोखले ने एक 4 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नंबर फर्स्ट, भारत के आर्थिक हितों को अग्रसर करने के लिए भारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं का ठोस ज्ञान अर्जित किया जाए। सेकंड, भारतीय उद्योगपति देशी उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। थर्ड, देश में तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा का विस्तार हो। फोर्थ, यथासंभव लोगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए और जनता में इस प्रवृत्ति के विस्तार के लिए व्यापक प्रचार का अभियान चलाया जाए। बहिष्कार से गोखले सहमत नहीं थे। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था जो अपने आप में ही प्रतिशोध की भावना का संकेत देता था। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन।
गोखले व्यक्ति के अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं के जागरूक समर्थक थे। गोखले ने जनता की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उनकी मान्यता थी कि एक अर्थ में प्रेस भी सरकार की भांति लोकहित की संरक्षक है तथा दमनकारी कानूनों द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर किए जाने वाला कोई भी आक्रमण वस्तुतः लोकहित पर तो विपरीत प्रभाव डालता ही है, स्वयं सरकार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, साधनों की पवित्रता और राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। उनका दृढ़ मत था कि पवित्र साधनों से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। वे मानते थे कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जबकि उसमें सक्रिय लोग उच्चतर चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से संपन्न हो। उनका दृढ़ विचार था कि जब तक देशवासियों में चरित्र और क्षमताओं का विकास नहीं किया जाता तब तक स्वराज्य की प्राप्ति न केवल असंभव है अपितु निरर्थक भी है, क्योंकि नैतिक दृढ़ता और चारित्रिक श्रेष्ठता को धारण करके ही भारतीय स्वराज्य की वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से राजनीति के आध्यात्मिकरण का संस्थागत और संगठित प्रयास किया। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था। सांप्रदायिक सौहार्द में गोखले की गहरी आस्था थी। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों के लोग परस्पर एकता, सद्भाव व सहयोग की भावना से रहे। वे हिंदू मुस्लिम एकता को देश की भावी प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे। वे भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग और एकता को अनिवार्य पूर्व शर्त मानते थे। उन्होंने कहा है, इस देश का भविष्य सुनिश्चित रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है। इन दोनों में से किसी भी समुदाय के लिए एक दूसरे से पृथक हो जाना संभव नहीं है। इन दोनों को ही इसी भूमि पर एक साथ रहना है और इसलिए यह आवश्यक है कि ये दोनों एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। इस तरह से हम देखते हैं कि गोखले के जो राजनीतिक विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। धन्यवाद।